बेकसूर सरकार, जनता जिम्मेदार। हवा में जहर, जेब पर टूटेगा कहर। पाबंदी का खेल, सरकारी तैयारी फेल। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक ऐसा अजीबोगरीब नुस्खा निकाला है कि आप भी सर पकड़ लेंगे। अब हर साल 1 नवंबर आते ही प्रदूषण के कड़े नियम अपने आप लागू हो जाएंगे। मतलब सरकार ने प्रदूषण का भी बाकायदा कैलेंडर फिक्स कर दिया है। अब ना तो हर साल नए आदेश की जरूरत होगी और ना ही माथापच्ची करने की। लेकिन इस पूरे परमानेंट फरमान में एक बड़ा झोल है। झोल ये है कि पाबंदियां सारी की सारी जनता पर मढ़ी जा रही हैं, लेकिन खुद सरकार की तैयारी का मीटर आज भी 0 पर ही अटका हुआ है। जरा इन नियमों को गहराई से समझिए। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% लोग आएंगे, बाकी घर से काम करेंगे। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन आगे सुनिए। पार्किंग फीस सीधे दोगुनी कर दी जाएगी। वाह क्या लॉजिक है। मतलब जनता की जेब से दोगुना पैसा वसूल लिया जाएगा तो दिल्ली की हवा अपने आप स्विट्जरलैंड जैसी साफ हो जाएगी। क्या पार्किंग चार्ज बढ़ाने से हवा का जहर कम हो जाएगा? सवाल अपने आप में बड़ा है। और सुनिए, बिना वैध पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलेगा। नियम तो बहुत अच्छे हैं सरकार के, लेकिन जनता पर यह हंटर चलाने से पहले कभी खुद के गिरेबान में भी झांक कर देख लिया होता। सड़कों की धूल साफ करने के लिए जो एंटी स्मॉग गन चल रही हैं, वो कितनी चल रही हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। करोड़ों के जो स्मॉग टावर लगाए गए थे, वो कबाड़ बन चुके हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ढांचा आज तक दुरुस्त क्यों नहीं हुआ? सालों से दिल्ली वाले यही देख रहे हैं। जब भी सर्दियों में दम घुटता है, सरकार पल्ला झाड़ कर बैठ जाती है और सारा का सारा ठीकरा आम जनता के सर पर फोड़ दिया जाता है। कभी ऑड इवन का तमाशा तो कभी 2 गुने टैक्स का झांसा। खुद की नाकामी छुपाने के लिए जनता को परेशान करना, क्या यही है आपका मास्टर प्लान? और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, प्रदूषण पूरे एनसीआर की समस्या है। लेकिन दिल्ली एनसीआर के जो पड़ोसी बीजेपी शासित राज्य हैं, उनके साथ मिलकर आज तक कोई जॉइंट ठोस पॉलिसी आखिर क्यों नहीं बनी? जब भी बैठक होती है, सिर्फ राजनीतिक नूरा कुश्ती होती है। जिसकी भी सरकार होती है, वो विपक्ष पर दोष मढ़ देता है और विपक्ष वाले तत्कालीन सरकार पर उंगली उठाते हैं। लेकिन नेताओं की इस नौटंकी के बीच आखिर कौन पिसता है? सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर की जनता। सवाल सीधा है, क्या सिर्फ जनता को दफ्तरों से भगाने और उनकी जेब खाली करने से क्या प्रदूषण मिट जाएगा? क्या सरकारें कभी अपनी नाकामी की जिम्मेदारी लेंगी, या हर साल नवंबर आते ही दिल्ली एनसीआर के लोग ऐसे ही दम घुट घुट कर जीने को मजबूर रहेंगे? सवाल बड़ा है और कड़ा है। चलिए ये तो बात हो गई दिल्ली की। अब बात कर लेते हैं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की। राम मंदिर के मुद्दे पर बैकफुट पर आई बीजेपी को देखकर अखिलेश यादव ने फ्रंट फुट पर आकर खुली चुनौती दे दी है। दरअसल इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में गजब का माइंड गेम चल रहा है। राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस वक्त अलग ही स्वैग में हैं। उन्होंने सीधे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक खलबली मचाते हुए कह दिया है कि 2027 का इंतजार अब क्यों करना? दम है तो यूपी का विधानसभा चुनाव इसी साल सितंबर में ही करा लो। हम कल भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना बोर्ड के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक अखिलेश बाबू को इतनी जल्दी आखिर क्यों मची है? तो इसके पीछे राजनीति की बहुत पुरानी क्रोनोलॉजी है। दरअसल अखिलेश यादव का यह बयान यूं ही नहीं आया। टाइमिंग देखिए,
इस समय बीजेपी राम मंदिर के चंदे और चढ़ावे की चोरी वाले मामले में चौतरफा घिरी हुई है। विपक्ष के तेवर सातवें आसमान पर हैं। राजनीति का नियम यही कहता है, जब सामने वाला अपनी नाकामी को छुपाने में व्यस्त हो तो सीधे उसके किले पर चढ़ाई कर दी जाए। अखिलेश यादव ने भी बिल्कुल वही किया है। वो अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी अंदरूनी और बाहरी दोनों मोर्चों पर दबाव में है, इसीलिए उन्होंने सीधे सितंबर में चुनाव कराने का पासा फेंक दिया है ताकि बीजेपी को संभलने का मौका ही ना मिले। अखिलेश यादव ने छाती ठोक कर दावा किया है कि समाजवादी पार्टी ना तो कभी टूटी है और ना ही कभी टूटेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में अखिलेश यादव ने जमीन पर कोई ऐसा गुप्त चक्रव्यूह तैयार कर लिया है कि वो कल के कल चुनाव कराने को तैयार हैं, या फिर ये सिर्फ बैकफुट पर आई बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक तगड़ा सियासी स्टंट है। ना तो उनको जनता स्वीकार कर पा रही, ना वो कहीं मैदान में दिख रहे हैं। इनकी सारी तैयारी सुबह उठते हैं तो यक्स पर शुरू हो जाते हैं या तो प्रेस में शुरू हो जाते हैं। जिस दिन भी चुनाव होगा समाजवादी पार्टी धाराशाही होगी, मुंह की खाएगी और भारतीय जनता पार्टी 17 से बड़ी विजय प्राप्त करके फिर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव भी जानते हैं कि चुनाव सितंबर में तो होने से रहे, लेकिन ऐसी चुनौती देने से जनता के बीच एक ऐसा मैसेज चला जाता है कि विपक्ष तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और वो चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सरकार चुनाव कराने से डर रही है। इसे कहते हैं बिना लाठी चलाए ही दुश्मन को पसीने पसीने कर देना। अखिलेश यादव ने गेंद अब बीजेपी के पाले में डाल दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस चुनौती पर क्या पैंतरा बदलती है। सवाल एकदम सीधा और सटीक है, क्या बीजेपी अखिलेश की इस ललकार का जवाब देगी या फिर इस सियासी चक्रव्यूह में मौन रहना ही पसंद करेगी। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी क्या हुई? बीजेपी के अपने भी पराये हो गए। जो लोग कल तक दूसरों को ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे, आज उनके ही कुनबे के बड़े नेता अपनी ही पार्टी और ट्रस्ट की पोल खोलने में लगे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर दिल्ली दरबार तक खलबली मचा दी है। विनय कटियार ने साफ साफ कह दिया है कि प्रभु राम के पैसों का गबन हुआ है, यानी खुलकर हाथ साफ किया गया है। विनय कटियार यही नहीं रुके, उन्होंने तो अपनी ही पार्टी के नाक के नीचे चल रहे ट्रस्ट के बड़े बड़ों को नाप दिया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव किसी तरह बाल बाल बच गए और जेल नहीं गए, लेकिन आगे का भरोसा नहीं है। हो सकता है कि आगे ये सब भी जेल की हवा खाएं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी इसे कहते हैं अपनों के हाथों ही लपेटे में आना। जो विपक्ष अब तक चिल्ला रहा था, उसे तो विनय कटियार साहब ने बैठे बिठाए पका पकाया हलवा परोस दिया। अब आप ही बताइए, जब घर का भेदी ही लंका ढाने पर आमादा हो तो बाहर वालों को लाठी उठाने की क्या ही जरूरत है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार ट्विस्ट तो अभी बाकी है। विनय कटियार का दावा है कि इस मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी रात को ठीक 2 बजे फोन पर बातचीत हुई। तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। जरा सोचिए, देश के मुखिया की नींद रात के 2 बजे उड़ी हुई है, यानी कि प्रधानमंत्री परेशान हैं कि आखिर अयोध्या में ये क्या रायता फैल गया। और इधर विनय कटियार कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। जब जनता की गाढ़ी कमाई के चढ़ावे पर डाका पड़ जाए
तो इतनी आसानी से सब कुछ ठीक कैसे हो जाएगा? असल में शुरुआत में बीजेपी और संघ के रणनीतिकारों को लगा था कि यह मामला रात गई बात गई जैसा है, ज्यादा तूल नहीं पकड़ेगा, लेकिन यह आकलन उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मामला खुलते ही चंपत राय ने जिस तरह इस पूरी खबर को सिरे से नकार दिया था, अब उनका वही पहला बयान संगठन और सरकार तीनों के लिए गले की हड्डी बन गया है। चंपत राय जी ने तो अपनी ही बातों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पहले तो संघ के बड़े नेता भी इस्तीफे के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे संघ की साख पर बट्टा लग जाएगा। लेकिन फिर एंट्री होती है बीजेपी के एक इंटरनल सर्वे की, जिसने संघ और बीजेपी के तोते उड़ा दिए। सर्वे का चौंकाने वाला आंकड़ा कहता है कि फरवरी 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में अगर आज वोटिंग हो जाए तो बीजेपी 403 सीटों में से सिर्फ 180 सीटों पर सिमट जाएगी। यानी बहुमत के जादुई आंकड़े 202 से बहुत दूर। अब सोचिए, अगर यूपी के गढ़ में ही लंका ढह गई तो केंद्र की मोदी सरकार की स्थिरता पर भी आंच आना तय है। रणनीतिकार अच्छे से जानते हैं कि अगर यूपी हाथ से निकल गया और केंद्र में बीजेपी की सरकार कमजोर हुई तो विपक्षी दल उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हालात पैदा कर देंगे। इसी डर के मारे आनन फानन में चंपत राय को इस्तीफे का फरमान सुना दिया गया। बहरहाल अब इस मामले में एसआईटी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। एसआईटी दूसरे दिन भी जांच के लिए मंदिर पहुंच गई और गोपाल राव से कड़ाई से पूछताछ की। अब देखना यह है कि इस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होता है या फिर छोटे प्यादों को ही फंसाकर बड़े मगरमच्छ निकल जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? विनय कटियार के इस खुलासे के बाद चंपत राय और बाकी के ट्रस्टी भी क्या जेल जाएंगे? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।